मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आईएएस 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ कुछ बहुत ही जरूरी बातें करने जा रहा हूं। बहुत ही जरूरी बातें, और प्लीज सारी बातों को आप ध्यान से सुने और अंत तक सुने, तभी आप मेरी इन बातों को पूरी तरह से समझ सकेंगे और इनसे पूरी तरह से लाभान्वित भी हो सकेंगे। आप सबको मालूम है कि एग्जाम कब है। 26 मई को परीक्षा होनी है। कितने दिन बच गए हैं अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेफिनेटली अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाना होगा। उस सतर्कता के तहत ही मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सामान्यतया ये मेरा अनुभव रहा है और ये स्थापित सत्य भी है। यदि कोई इसे जांचना चाहे तो जांच भी सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली जो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें जनवरी, फरवरी और मार्च में हुई घटनाओं का सबसे बड़ा रोल होता है। जनवरी, फरवरी और मार्च नो डाउट कि पीछे से भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते इन 3 महीनों में घटी हुई घटनाओं से आते हैं। अभी आप फरवरी में हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत नए काम की शुरुआत की है। पहले मैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा। और इस काम की शुरुआत हम पिछले 1-1.5 महीने से कर चुके हैं। हमने किया यह है कि हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर हम लोगों ने बाकायदे करंट से रिलेटेड रील्स डालनी शुरू की हैं, और साथ ही साथ करंट से ही संबंधित कुछ और कंटेंट जिसमें फैक्ट्स भी हैं, कुछ कथन भी हैं, कुछ घटनाएं भी हैं, इसकी सूचना देनी शुरू की है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्रयास है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, और हमारे जो चैनल का जो एड्रेस है, कह लीजिए सो कॉल्ड, वो है AFEIAS.official, AFEIAS.official। ठीक इसी तरह से हम टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं। उसमें बेसिकली AFEIS की जो डेली एक्टिविटीज हैं उनकी सारी सूचनाएं हम देते हैं, और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से उसमें हमारी डेली बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। पढ़ते पढ़ते आप निराश हो जाते हैं तो उसके लिए लाइफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है 5-6 मिनट का। डेली ऑडियो लेक्चर होता है जो करंट इवेंट पर बेस्ड होता है। हम करंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो बाकायदे किसी न किसी बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उस पर बेस्ड होता है। 10 अखबारों के हम जो इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब पर भी जो समय समय पर हम लोग अपना वीडियो डालते हैं उसकी जानकारी भी आपको बाकायदे इस टेलीग्राम से मिलती रहेगी। तो आप इस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरे सेगमेंट पर। दूसरा सेगमेंट क्या है? दूसरा सेगमेंट यह है कि हो सकता है कि आप लोगों ने प्री का फॉर्म भर दिया हो, और हो सकता है कि फॉर्म भरने वाले हों। अक्सर जब मेरी कुछ स्टूडेंट से अब बातें हो रही हैं तो वो एक जगह मात खा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको सतर्क करने जा रहा हूं। इस बार यूपीएससी ने फॉर्म भरने के मामले में कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतने को कहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी फोटो, यानी कि वह फोटो जो आप फॉर्म में लगाएंगे वो केवल 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, और जिस दिन वो फोटो खींची गई है उस पर उसकी तारीख मेंशन हो और आपका नाम भी लिखा होना जरूरी है। राइट? फोटो भी जो आप खिंचवाएंगे वो एक विशेष प्रकार की फोटो होगी। अगर आपने आधार कार्ड बनवाया हो तो वहां भी इसी तरह की फोटो खींची जाती है, यानी कि वो जो फोटो है वो 3/4 हिस्से में आपका चेहरा होगा। 3/4 हिस्से में, यानी कि जो चेहरे की जो विजिबिलिटी है वो बहुत साफ होनी चाहिए। इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, उसे बताने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया है कि यदि आप प्री में अपनी दाढ़ी वाली फोटो लगाते हैं तो मेंस में भी वही रखें। मेंस की फोटो भी वही रहेगी। परीक्षा हॉल में जाएं तो दाढ़ी के साथ जाएं। इंटरव्यू में भी ऐसा करें। ऐसा नहीं कि वहां आपका चेहरा बदल जाए। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आप चश्मा लगाते हो तो वहां भी आप लगातार एक ही तरीके के फेस को मेंटेन करके चलेंगे। यही बात लड़कों के साथ मूंछों की दृष्टि से भी हो सकती है। राइट? यानी कि एक बार जो आप अपनी फोटो लगा देंगे उसी फोटो को आपको लगातार बनाए रखना होगा। दोस्तों, स्पेशली इस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा न हो कि एक छोटी सी गलती, आप जो 2024 का सपना देख रहे हैं परीक्षा में बैठने का, वह बेकार चला जाए, धूमिल
हो जाए। दोस्तों, अब मैं आता हूं इसके तीसरे और इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वह यह है कि मैंने कहा कि जनवरी से मार्च तक की घटनाओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। सवाल ये उठता है कि घटनाओं पर किस तरीके से ध्यान देना है। देखिए, एक तो घटनाएं हैं, सामान्य तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आइए हम एक दो घटनाओं को लेकर के अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बात आप समझ सकेंगे। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ के मेयर का जो चुनाव हुआ था उस पर सुनवाई की। तो सुनवाई करने के बाद उन्होंने जो पहले घोषित थे विजेता उसको रद्द कर दिया, और साथ ही साथ जो पराजित उम्मीदवार थे उन्हें बकायदे मेयर बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, एक घटना हो गई, अखबारों में भी इसके बारे में काफी लिखा जा रहा है, एडिटोरियल कमेंट्स भी इस पर डेफिनेटली आएंगे, और ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना क्यों है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट कर सकता था कि चुनाव को रद्द कर देता और कहता फिर से चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या किया? पहली बार ऐसा किया कि नहीं, चुनाव फिर से नहीं होंगे, जो चुनाव हुए हैं उन्हीं के आधार पर उसने एक परिणाम घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये नई बात हो गई। तो अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो मेयर का चुनाव हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब आपको इसमें से प्री एग्जामिनेशन के लिए तथ्य निकालने होंगे कि परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे एक जो बड़ी बात है वो ये है कि चुनाव संबंधी फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 142, और ये जो अनुच्छेद 142 है, बाकायदे ये सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है। और उस शक्ति की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं केवल इस घटना के संदर्भ में ये बात बता रहा हूं, राइट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, अखबारों में ये आया भी है और एडिटोरियल कमेंट्स में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि केवल 3 आधारों पर ही जो मतदान किया गया है उसे रद्द ठहराया जा सकता है। क्योंकि मामला तो रद्द ठहराए जाने से ही संबंधित था कि जो उसके ऑफिसर थे उन्होंने कुछ मतों को अवैध ठहरा दिया था, बेकार ठहरा दिया था। जबकि केवल 3 कारण होते हैं। नंबर 1 कि जो निशान लगाया गया है वो 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों पर लगा दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि आप किसका मानेंगे? 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट पर आपने निशान लगा दिया है तो आपने किसको दिया, इसका फैसला नहीं हो सकता। दूसरी बात, चूंकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की प्रणाली है तो यदि मतदाता ने उसमें अपनी पहचान बता दी हो तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है वो ये है कि इस तरह का कोई निशान लगा दिया हो या कुछ ऐसी छेड़छाड़ की हो मतदाता ने कि ये पता ही न लगे कि ये मत किस प्रत्याशी को दिया गया है। तो यहां भी कंफ्यूजन है। जब यही पता नहीं लग रहा है कि किस प्रत्याशी को दिया गया है तो जाहिर है कि फिर आप किसे देंगे। केवल ये 3 ही आधार होते हैं मत पत्र को रद्द करने का जो बाकायदे मतदाता ने दिए हैं। यहां मामला कुछ अलग था, खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, 2023 में राष्ट्रपति के चुनाव पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। बहुत बड़ी बात है कि 100 में से 2 प्रश्न राष्ट्रपति के चुनाव पर पूछे गए। क्यों पूछे गए? नए नए चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के। अब आप देखिए कि यूपीएससी अब किस तरह का एंगल ले रहा है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं उस पर प्रश्न नहीं बना रहा है। प्रश्न तो राष्ट्रपति के चुनाव पर ही है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल आधार पर हैं, बहुत ही व्यावहारिक दृष्टि के हैं। आपको इस तरीके से थोड़ी अपने तैयारी को एक्सटेंड करना होगा। उदाहरण के तौर पर आइए एक घटना की और चर्चा कर लेते हैं। अभी अभी की बात है, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि हमारी एशिया टीम चैंपियनशिप में महिला टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। एक घटना है। थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दीजिए कि फाइनल में किसको हराया भारत ने, तो आपके दिमाग में दर्ज हो जाएगा थाईलैंड को हराया। क्योंकि अब यूपीएससी इस तरह से एक्सटेंड करता है, जो एकदम बेसिक जानकारी होती है ना उन पर वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है। एक हम और फैक्ट पर आ जाते हैं और वो ये है कि ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी। तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये मलेशिया में हुई थी। यहां तक तो ठीक है। अब एक और भी मैं आपको तथ्य बताता हूं। यदि आपने सतर्कता के साथ इस न्यूज आइटम को पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। अनमोल कौन है? अनमोल हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनके दम पर ही हम थाईलैंड को हरा सके हैं। यानी कि ये जो अनमोल खिलाड़ी हैं हमारे बैडमिंटन के, आप यूं कह लीजिए कि इस चैंपियनशिप को हासिल करने के हीरो रहे हैं। अब आपके दिमाग में अनमोल नाम भी दर्ज हो जाना चाहिए।
तो दोस्तों, अब आपकी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए और खासकर अभी जो शेष जो महीने बचे हैं उसके मार्च तक के और जनवरी तक पीछे चले जाइए। अगर आपने वहां इस तरह की तैयारी नहीं की हो तो प्लीज इस तरह की भी तैयारी करें। हम लोग इंस्टाग्राम पर आपको इस तरह की तैयारी में मदद करने के लिए पहले से ही आ गए हैं। आपको स्मरण दिला रहा हूं कि आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।